गुड मॉर्निंग बच्चों। बहुत दिनों से आप लोग का कमेंट आ रहा था कि सर बोर्ड के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाइए। तो चलिए आज से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए होगा, यानी आईएएस के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट का 2 पार्ट में वीडियो आएगा। ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन के लगभग करेंगे, और नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट होगा उसमें भी लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास करेंगे हम लोग। तो आप विश्वास रखो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। तो आप अगर एक बार इसे देख लेते हो तो आप कंफर्म रह सकते हो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्ज़ाम में उसको लेकर। तो चलिए बिना देर किए हुए सीधे हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा विषम दैशिकता को दर्शाएगा। विषम दैशिकता यानी एनिसोट्रोपिक। तो मैंने आपको बताया था कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो समदैशिक होते हैं, और क्रिस्टलीय ठोस यानी रवेदार ठोस विषमदैशिक होते हैं। तो इसमें आप चूज करो कौन है रवेदार ठोस। कांच तो अक्रिस्टलीय ठोस है, प्लास्टिक भी अक्रिस्टलीय है, रबड़ भी अक्रिस्टलीय है, तो क्रिस्टलीय कौन हुआ, NaBr। तो हमारा आंसर हो जाएगा NaBr। सेकंड क्वेश्चन, ठोस एक ऐसा अत्यंत कठोर ठोस होता है जो ठोस के साथ साथ गलित अवस्था में विद्युत रोधी होता है। तो बात को समझना, ये ठोस अवस्था में भी विद्युत रोधी है और गलित अवस्था में भी विद्युत रोधी है, यानी विद्युत का कुचालक है, जिसका अत्यंत उच्च गलनांक होता है और मेल्टिंग पॉइंट हाई है। तो ये किस प्रकार का ठोस है, तो सारा का सारा गुण जो है वो सहसंयोजक ठोस वाला है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे, सिलिकॉन एवं क्वार्ट्ज में मुख्य अबंधी बल मेजर बाइंडिंग फोर्स क्या होता है। तो देखो, हीरा मैंने आपको पढ़ाया था कि कोवैलेंट सॉलिड होता है, सिलिकॉन भी कोवैलेंट सॉलिड होता है और क्वार्ट्ज भी कोवैलेंट सॉलिड होता है, यानी कि सहसंयोजक ठोस। तो यहाँ पे सी होगा। निम्न में से कौन सी सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है। तो सीजियम क्लोराइड मैंने बताया था कि देखो, जो NaCl होता है, NaCl इसे मैंने बताया था कि ये FCC क्रिस्टल बनाता है, और सीजियम क्लोराइड के बारे में मैंने बताया था कि ये BCC क्रिस्टल बनाता है। तो सीजियम क्लोराइड जो है वो अंतः केंद्रित यानी BCC संरचना बनाएगा। निम्न में से कौन सा क्रिस्टल तंत्र के एक प्रकार को नहीं दर्शाता है। त्रिनताच यानी ट्राइक्लिनिक होता है। 7 क्रिस्टल सिस्टम जो मैंने आपको बताया था, सीटोर HMT जो ट्रिक बताया था मैंने, चलो फिर से बता देता हूँ। CTORHMT। तो यहाँ पे क्यूबिक हो गया, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। तो देखो, त्रिनताच ट्राइक्लिनिक हो गया, एकनताच मोनोक्लिनिक, तो आइसोट्रोपिक जो होता है प्रॉपर्टी, यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसे कुछ और लिखना चाहिए था, द्विसंबलाक्ष या कुछ होना चाहिए था। तो आइसोट्रोपिक तो मैंने बताया था कि एक प्रॉपर्टी होता है आइसोट्रोपिक, ठीक है। आइसोट्रोपिक मैंने जिसमें सभी डायरेक्शन में गुण जो होता है वो एक जैसा होता है। तो ये क्रिस्टल सिस्टम का कोई प्रकार है, क्रिस्टल सिस्टम का कोई प्रकार नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें मैं कम समय में कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवा दिया जाए। ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, जो क्वेश्चन सोल्व करने वाला होगा उसको सिर्फ सोल्व करेंगे, बाकी तो आपको जो मैं सामने आके पढ़ाता हूँ उसमें सब कुछ बताया जाता है। तो ये तो हम लोग क्लासरूम में ही कंप्लीट कर लिए थे ये चैप्टर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा क्रिस्टल एक से अधिक ब्रेवियस जालक को निहित रखता है, यानी किसमें ब्रेवियस लैटिस एक से अधिक होता है। तो चलो फिर से मैं एक ट्रिक बताता हूँ, आपको याद रखना। CTORHMT, यहाँ पे एक ट्रिक याद रखना, नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस अगर आपसे पूछेगा, नंबर ऑफ लैटिस किस में कितना होता है, तो ऐसे याद रखना, 3 2 है, ऑर्थोरोम्बिक में 4 होता है, रोम्बोहेड्रल में 1 होता है, हेक्सागोनल में 1 होता है, मोनोक्लिनिक में 2 होता है और ट्राइक्लिनिक में 1 होता है। इसे आप ऐसे याद रख सकते हो, 3 2
4 1 1 2 1, 3 2 4 1 1 2 1। किसी घनीय संरचना में दो तत्व एक्स तथा वाई के द्वारा क्रिस्टल बनता है। एक्स और वाई क्रिस्टल बनाते हैं। एक्स के परमाणु घन के कोनों पर है और वाई के परमाणु फलक पे है। तो एकदम हलवा सा क्वेश्चन है। देखो, एक्स के परमाणु कोना पे है, नीचे सोल्व कर लेते हैं। एक्स कहाँ है? कोने पे है। तो कोना 8 होता है यूनिट सेल में, और कोने पर वाला परमाणु 8 यूनिट सेल में डिवाइड होता है। तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, कितना बचा? 1। और वाई के परमाणु जो है, वाई के परमाणु वो फेस पे है। तो फेस कितना बताया था बच्चों? 6। और फेस वाले परमाणु 2 भाग में डिवाइड होते हैं। तो कितना हुआ? 3। यानी x1 हुआ और y3। तो मॉलिक्यूल का फार्मूला आया XY3। तो यहाँ पे XY3 हो जाएगा। डोपिंग के द्वारा किस प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं? तो डोपिंग में मैंने आपको बताया था कि ये जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं ग्रुप 14 वाले, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो इसे हम डोपिंग करवाते हैं या तो 15 ग्रुप वाले से या फिर 13 ग्रुप वाले से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट उत्पन्न होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक दोष। यानी जब 15 के साथ करवाते हो तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, और 13 के साथ डोपिंग करवाते हो तो इलेक्ट्रॉन की कमी। 15 के साथ करवाते हो तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, और 13 के साथ करवाते हो तो पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे कौन सा दोष उत्पन्न होगा? इलेक्ट्रॉनिक दोष। सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल में सीजियम प्लस और Cl माइनस की समन्वय संख्या कितनी होती है? तो क्लियर सी बात है, BCC स्ट्रक्चर होता है तो 8 होता है। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में सोडियम आयन को कितने क्लोराइड आयन घेरे रहते हैं? तो यहाँ पे आंसर होगा 6। तो याद रखना, सीजियम क्लोराइड में अगर पूछा जाए कि सीजियम प्लस को कितने क्लोराइड आयन घेरे रहते हैं तो 8 होगा। वही सोडियम क्लोराइड में पूछा जाए तो कितना होगा? 6 होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। NaCl की संरचना क्या होती है? तो मैंने आपको बताया था, अगर ओवरऑल पूरा बात करें तो NaCl संरचना में क्या होता है बच्चों कि जो Na प्लस होते हैं, Na प्लस ए बॉडी सेंटर में होता है, बॉडी सेंटर में, और साथ ही साथ प्रत्येक एज के यानी किनारों के एज सेंटर पे भी होता है, किनारों के केंद्र पे होता है। Cl माइनस कहाँ होता है? Cl माइनस प्रत्येक कॉर्नर पे होता है और प्रत्येक फेस के सेंटर में होता है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि NaCl संरचना में सभी अष्टफलक एवं चतुष्फलक स्थान घिरे रहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ अष्टफलक स्थान घिरा रहता है। तो केवल अष्टफलकीय स्थान घिरे रहते हैं। याद रखना, NaCl स्ट्रक्चर जो होता है वो FCC क्रिस्टल बनाता है, और इसमें केवल जो Na प्लस आयन होते हैं वो अष्टफलकीय रिक्ति पर उपस्थित होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर उपस्थित होते हैं। तो इसका बी आंसर होगा। तो नेक्स्ट सवाल है बच्चों, जिंक ब्लेंड संरचना में जिंक आयन आधे अष्टफलक स्थानों को घेरे रहते हैं। प्रत्येक Zn2 प्लस आयन 6 सल्फाइड आयन से घिरा रहता है। प्रत्येक H2 माइनस आयन 6 Zn2 प्लस आयन से घिरा रहता है, या इसकी संरचना FCC होती है? तो इसकी संरचना तो CCP होती है बच्चों। कैसा होता है? इसकी पहली बात कि इसकी संरचना CCP क्यूबिक क्लोज पैक्ट होता है। और यहाँ पे जो Zn2 प्लस होते हैं, Zn2 प्लस, वो चतुष्फलक रिक्तियों पर के आधे भाग पे उपस्थित होते हैं, न कि अष्टफलक। तो यहाँ पे मिस्टेक है, यह अष्टफलक नहीं होना चाहिए, बल्कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है चतुष्फलक होना चाहिए। ठीक है, तो जिंक आयन आधे चतुष्फलक स्थानों को घेरे रहते हैं। तो ऑप्शन तो इसका ए ही होगा, लेकिन अष्टफलक के जगह पे चतुष्फलक होगा, मिसप्रिंट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। षटकोणीय निविड संकुलन में, षटकोणीय याद रखना, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्रिस्टलीकृत होने वाले किसी धातु का समन्वय संख्या कितना होता है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तो HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आपको बताया था 12 होता है। तो 12 होगा। ठीक है, 12। एकांतरित धनात्मक व ऋणात्मक आयनों वाले एक क्रिस्टल चालक की त्रिज्या अनुपात 0.524 है। तो चालक की समन्वय संख्या कितनी होगी? तो देखो, तो मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ आपको फिर से। देखो, आपको कुछ कुछ केवल नंबर याद रखने हैं, और उसके बाद आराम से आप निकाल लोगे कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो, पहला नंबर है 0.155, दूसरा है 0.225, तीसरा है 0.414, चौथा है 0.732, और पांचवा है 1.0 यानी 1।
अब आप याद रखना, जब भी रेडियस रेशियो यानी त्रिज्या अनुपात 0.155 से कम आएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा होगा 2, ठीक है। और जब इसके और इसके बीच में यानी 0.155 से 0.225 के बीच में आएगा तब कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 3। 0.225 से 0.414 के बीच में आएगा बच्चों तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। फिर 0.414 से 0.732 के बीच में आएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। और 0.732 से 1 के बीच में आएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। और 1 से भी बड़ा आएगा, 1 से भी बड़ा आएगा, 1 से बड़ा, तब कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाएगा। तो बस इतना याद रखना, 0.155 और 0.225, 0.414 और 0.732 और 1। तो यहाँ पे जो आपको दिया है, यहाँ पे जो रेडियस रेशियो दिया है आपका वो 0.524 है, यानी ए जो है 0.414 से 0.732 के बीच में है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? यहाँ पे देखो 6 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसका आंसर होगा 6। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। Na प्लस और Cl माइनस आयनों की त्रिज्याएं क्रमशः 95 पिकोमीटर और 181 पिकोमीटर है। NaCl इकाई सेल की सीरा की लंबाई क्या होगी? तो NaCl जो है FCC क्रिस्टल बनाता है बच्चों, और FCC के लिए मैंने बताया था आपको कि जो एज लेंथ होता है, एज लेंथ इक्वल टू होता है R प्लस R माइनस का दुगना, ठीक है। यानी इतना इक्वल टू लिख सकते हैं A/2, R प्लस R माइनस इक्वल टू A/2। तो यहाँ पे देखो, अगर हम एज लेंथ की बात करें तो 2 को इधर भेजोगे, 2 को यहाँ पे लिखो तो ये 2 यहाँ से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो R प्लस और R माइनस को जोड़ो तो 95 और प्लस 181 कितना होगा? 5 1 6 9 8 17 की 7 1 1 2 276। और इसे क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 की 2, 7 दूनी 14, 15 की 5, 2 दूनी 4 और 1 5। तो मतलब आने वाला है हमारा 552 पिकोमीटर। तो FCC के लिए जब भी पूछा जाए, आप ये वाला फार्मूला याद रखना है। FCC के लिए 4 FCC R प्लस R माइनस, यानी धनायन की त्रिज्या प्लस ऋणायन की त्रिज्या इक्वल टू होता है A/2। तो एज लेंथ पूछे, किनारे की लंबाई, तो 2 को इधर कर देंगे। नेक्स्ट है R त्रिज्या वाले किसी धातु FCC इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं की कुल आयतन कितना होता है? तो देखो, आप जानते हो कि परमाणु को हम लोग गोला मानते हैं, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R क्यूब, होता है कि नहीं? ठीक है। और R त्रिज्या वाला FCC है, FCC है तो बताओ कुल गोलों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। FCC में परमाणुओं की संख्या 4, तो 4 चौके 16/3 पाई R क्यूब, यानी 16/3 पाई R क्यूब हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ये वाला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Na प्लस और Cl माइनस आयनों की त्रिज्याएं क्रमशः 95 पिकोमीटर और 181, तो ये तो मैंने बता दिया पहले ही। R त्रिज्या वाले ये भी बता दिया। कॉपर 361 पिकोमीटर की इकाई सेल लंबाई के साथ FCC में क्रिस्टलीकृत होती है। कॉपर की परमाणु त्रिज्या है। तो चलो सोल्व करते हैं इसको। कॉपर जो है, कॉपर वो FCC बनाता है, FCC बनाता है। और FCC के लिए मैंने बताया था R इक्वल टू होता है A/2√2, R इक्वल टू A/2√2। तो आपसे त्रिज्या पूछा जा रहा है, तो किनारे की लंबाई तो दिया है बच्चों 361, कितना दिया है? 361 बटा 2 गुने 1.414, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करने 361 बटा 2 गुने 1.414, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 2.828 आएगा, और उसके बाद इसमें भाग दे देना है, ठीक है। चलो
आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। किसी सरल घन में उपस्थित परमाणुओं के द्वारा घिरे गए आयतन का अंश है। सरल घन यानी सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक की बात हो रहा है। सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, सरल इकाई सेल। तो सरल इकाई सेल में तो बच्चों एक ही परमाणु होता है ना टोटल। कुल गोला कितना होता है? एक। 8 कोने पर तो 8 गुने 1/8 बराबर 1, यही तो सिर्फ होता है। तो एक गोला का आयतन कितना होगा बताओ? एक गोला का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू। और यहाँ पे पूछा जा रहा है घेरे गए आयतन का अंश कितना है। सरल घन में परमाणुओं के द्वारा घेरे गए आयतन, तो परमाणुओं के द्वारा कितना घेरा जाएगा? तो टोटल परमाणु है एक, तो 4/3 पाई आर क्यू। और जो यहाँ पे हम लोग जानते हैं सरल इकाई सेल के लिए आर बराबर होता है a/2, तो a इक्वल टू क्या होगा? 2r। तो इसका घन का इसका आयतन निकालोगे पूरा इकाई सेल का आयतन, तो a क्यूब 2r का क्यूब करोगे तो आ जाएगा 8r क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8 कट गया और 3 नीचे आएगा तो हो जाएगा पाई/6। पाई/6 कॉपी में करवाया हुआ है सब कुछ, तो पाई/6 होगा। ये किया क्या मैंने? सरल इकाई सेल है तो कुल गोला एक होगा, एक ही गोला होगा, तो एक गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अब इस गोले के द्वारा कितना आयतन छेका गया, तो इसमें हम इकाई सेल के आयतन से भाग दे देंगे। हम सरल इकाई सेल में जानते हैं कि आर बराबर होता है a/2, तो a बराबर होगा 2r। और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, a का क्यूब करेंगे तो 2r का क्यूब होगा, यानी 8r क्यूब आएगा। तो 8r क्यूब से भाग दे दिए और क्या आ गया? पाई/6। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल में सिरे की लंबाई है एफसीसी में, तो एफसीसी में मैंने अभी तो बताया कि r इक्वल टू होता है a/2√2, तो a इक्वल टू क्या होगा? a इक्वल टू होगा 2√2r। तो यहाँ पे है फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल में सिरे की लंबाई यानी किनारे की लंबाई, तो इसमें है कोई नहीं है, तो इसमें कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है बच्चों, तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे 2√2r होना चाहिए। तो अच्छा ऊपर देखते हैं 2√2, ये देखो तो 4 है, 4, तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू √2 और क्या है? 4r था, तो यहाँ पे लिख लेते हैं r। और नीचे में क्या है बच्चों? नीचे में है √2, तो √2 से √2 कैंसिल, तो क्या आ गया? 2√2r आ गया ना। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर बी होगा, बी। थोड़ा सा घुमा के दिया है, तो 2√2 डायरेक्टली ना लिख के इसमें ऊपर क्या लिख दिया? 4 लिख दिया, तो 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू √2 √2 से √2 कैंसिल हो गया, 2√2 आ गया, तो बी होगा इसका आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना होता है। किसी अंतः केंद्रित घनीय इकाई सेल की परमाणुिक त्रिज्या एवं सिरा लंबाई a के मध्य संबंध है। अंतः केंद्रित है बच्चों, यानी BCC है। तो BCC के लिए r इक्वल टू होता है √3a/4, √3a/4। तो इसमें देखो तो r इक्वल टू √3a/4 कहीं पे दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कर लेते हैं फोर, तो √3a/4 ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। वह तत्व जो 300 पिकोमीटर इकाई सीरा लंबाई एवं 50 ग्राम पर मोलर द्रव्यमान वाले BCC जालक में क्रिस्टलीकृत होता है, तो उसका घनत्व क्या होगा? तत्व का इकाई कितना है? इसका सीरा का लंबाई कितना है? 300। मतलब बच्चों इसका एज लेंथ जो है किनारे की लंबाई वो 300 पिकोमीटर है। ठीक है, यानी 300 गुने 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 ग्राम मोलर द्रव्यमान है इसका, यानी m जो है वो 50 ग्राम पर मोल है। BCC बनाता है तो Z इक्वल टू क्या होगा? 2 होगा। तो आपसे पूछ रहा है डेंसिटी क्या होगा, तो मैंने आपको बताया है कि जो डेंसिटी का फार्मूला होता है D इक्वल टू वो होता है Zm/Na/AQ। ठीक है, तो Z की जगह पे यहाँ पे 2 है। मोलर मास कितना है? 50 बाई एवोगाड्रो नंबर ले लेना 6 × 10⁻23 या 6.022 होता है। और AQ, तो एज लेंथ कितना है? 300
इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर और इसका कर देंगे क्यूब। अब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। सोल्व करके और कमेंट में इसका आंसर आप लोग बताना कि चारों में से कौन सा आंसर आता है। मेरे समझ से 6.15 आना चाहिए इसका सी वाला ऑप्शन। चलिए, 100 परमाणुविक द्रव्यमान रखने वाले किसी तत्व की बीसी संरचना है। यदि सिरा की लंबाई 400 पिकोमीटर है तो तत्व का घनत्व फिर से यही है, किनारे की लंबाई दिया है 400 पिकोमीटर, बीसीसी है तो Z=2 होगा और परमाणु द्रव्यमान 100 है। तो यही फार्मूला पे पुट करेंगे बच्चों, फिर से सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखो, दी गई क्रिस्टल संरचना में वह एक्स धनायन क्या होना चाहिए जो एक धनायन रिक्ति को उत्पन्न करने हेतु Na+ को प्रतिस्थापित कर दे। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि देखो यहाँ पे इसको पहले देखो, इस फिगर को Na+Cl- Na+Cl-, यहाँ पे अरेंजमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पे फिर से Na+ के बाद Cl- है, X+Cl- Na+Cl- और यहाँ से Na+ होना चाहिए था, गायब है, फिर Cl- है, फिर से अरेंजमेंट सही है। तो आप देख रहे हो कि X जो है Cl- के बाद यहाँ पे Na+ होना चाहिए था, तो यहाँ पे कोई एक धनायन आ गया दूसरा X, और देख रहे हो इसके आने से क्या हो गया है कि एक और यहाँ पे Na+ जो है गायब हो गया है। तो मतलब यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ जो धनायन आया उसके पास जरूर, चूंकि हम जानते हैं कि Na+ के पास एक चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है, तो X के पास जरूर X एक ऐसा परमाणु होना चाहिए जिसपे +2 चार्ज हो। तो ये क्या करेगा कि एक तो यहाँ से Na+ को हटाया और उसके जगह पे खुद चला गया यहाँ से, लेकिन एक और Na+ को ये क्या करेगा, अपने +2 चार्ज की वजह से यहाँ से एक और Na+ को भगा देगा। तो ऑप्शन में ढूंढो, तो ऑप्शन में ये मिला कौन, Sr2+। तो इस पे 2+ चार्ज है, यानी 2 Na+ को ये हटाएगा यहाँ से, तो एक धनायन रिक्ति उत्पन्न हो जाएगा, एक के जगह पे खुद चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Fe3O4 मैग्नेटाइट निम्न में से किसका उदाहरण है। तो बच्चों Fe3O4 जो है वो रिवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, तो व्युत्क्रम स्पाइनल संरचना इसका होता है। निम्न में से कौन सा क्रिस्टल फ्रेंकल दोष को नहीं दर्शाता है। तो देखो यहाँ पे AgBr है, मैंने आपको बताया था कि इसमें शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों दोष होता है। AgCl, ZnS ये सब जो होता है वो फ्रेंकल दोष शो करता है, लेकिन ये जो KBr है, NaCl हो गया, KBr हो गया, इन सब में शॉर्टकी दोष पाया जाता है, क्योंकि धनायन और ऋणायन का आकार जो होता है वो लगभग बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे ये शॉर्टकी दोष शो करता है, फ्रेंकल दोष शो नहीं करता है। ZnS के द्वारा किस प्रकार का स्टोकियोमेट्री दोष दर्शाया जाता है। तो सिंपल सी बात है, ZnS जो है फ्रेंकल दोष शो करता है। सिल्वर हेलाइड सामान्यतः दर्शाते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया कि AgBr जो होता है इसमें शॉर्टकी दोष भी होता है और फ्रेंकल दोष भी होता है। तो सिल्वर के जो हेलाइड होते हैं फ्रेंकल एवं शॉर्टकी दोनों ही दोष प्रदर्शित करते हैं। निम्न में से किसमें धातु न्यूनता दोष पाया जाता है। तो ये जो FeO है इसमें धातु न्यूनता दोष पाया जाता है। आपको एक क्वेश्चन भी मैंने करवाया था NCERT का, जिसमें Fe 0.98 था और ऑक्सीजन 1.0 था, यानी ऑक्सीजन 1 है लेकिन आयरन जो है 1 से कम है, तो यहाँ पे धातु कम अमाउंट में है, तो धातु न्यूनता दोष हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब किसी क्रिस्टल में ऋणायन के स्थान पर ग्रहण किया गया इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं। एप सेंटर कहते हैं। इसी एप सेंटर के कारण, इसी इलेक्ट्रॉन के कारण तो क्रिस्टल रंगीन हो जाता है। तो किसी क्रिस्टल में ऋणायन जब गायब होता है तो क्रिस्टल के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, विद्युतीय उदासीनता को बनाए रखने के लिए वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिसे हम लोग एप केंद्र कहते हैं। एन प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम को किसके साथ, तो देखो सिलिकॉन और जर्मेनियम का हम लोग यूज करते हैं सेमीकंडक्टर के रूप में, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों वर्ग 14 का तत्व है। जब आप इसको 15 के साथ डोपिंग करवाओगे तो एन टाइप बनेगा, और जब आप इसको वर्ग 13 के तत्व के साथ डोपिंग कराओगे तो पी टाइप बनेगा। तो आपसे पूछा जा रहा है एन टाइप, तो वर्ग 15 के तत्व के साथ कराना पड़ेगा डोपिंग, और वर्ग 15 में कौन कौन आते हैं आपको मैंने बताया था ना, नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी ब्यूटीफुल, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो ऑप्शन में मिला, यहाँ पे मिल रहा है आर्सेनिक।
पी प्रकार के अर्धचालक तब बनते हैं जब सिलिकॉन या जर्मेनियम को इसके साथ, तो वर्ग 13 के साथ, वर्ग 13 में कौन कौन आते हैं, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो पी प्रकार का बनाना है तो वर्ग 14 के तत्वों को 13 वाले के साथ, समूह 13 के साथ डोपिंग कराएंगे। शुद्ध सिलिकॉन एवं जर्मेनियम क्या व्यवहार करते हैं, तो देखो मैं आपको इसमें क्लियर सा बताया था कि शुद्ध सिलिकॉन, देखो यहाँ पे शुद्ध सिलिकॉन और शुद्ध जर्मेनियम 0 केल्विन ताप पे या -273 डिग्री सेल्सियस पे, 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस, इसे निरपेक्ष शून्य ताप भी कहते हैं, इतना पे ये कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, कुचालक, ठीक है, कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन कमरे के ताप पे कुछ कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है और इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है, यानी संयोजी पट्टी से चालकता पट्टी में चला जाता है, जिसके कारण सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक की तरह व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पे दिया नहीं है कि कब, तो अगर दिया रहता कि 0 केल्विन पे तो विद्युत रोधी होता, लेकिन कमरे के ताप पे तो क्या होता, अर्धचालक होता। ये तो एन टाइप और पी टाइप जो हम लोग बनाते हैं इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए बनाते हैं, ऐसा नहीं कि ये पूरी तरह से कुचालक होता है, तो अर्धचालक ही होता है कमरे के ताप पे। निम्न में से कौन सी धातु एंटी फेरोमैग्नेटिक है, तो MnO2 जो होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक होता है। Fe3O4 कमरे के ताप पर फेरी चुंबकीय होता है, लेकिन 850 केल्विन के ऊपर गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, तो देखो जब इन सारे पदार्थ को लोह चुंबकीय फेरी चुंबकीयों को बहुत उच्च ताप पे गर्म करोगे तो ये क्या होते हैं, अणुचुंबकीय में परिवर्तित हो जाते हैं, तो सी होगा आंसर। निम्न में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है, तो ग्रेफाइट नहीं, ये तो क्रिस्टलीय है। क्रोमेलम यानी फिटकिरी जो है ये भी क्या है, क्रिस्टलीय है, नहीं सॉरी क्रोमेलम नहीं, पोटास एलम फिटकिरी होता है, तो क्रोमेलम जो है ये भी क्रिस्टलीय होगा। क्वार्ट्ज यही जो हमारा है ये अक्रिस्टलीय ठोस है, तो ये होगा। सिलिकॉन कार्बाइड क्रिस्टलीय होता है, सहसंयोजक होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वार्ट्ज कांच के अपवर्तन गुणांक के मान के बारे में क्या सही है, तो क्वार्ट्ज कांच है, कांच देखो कांच है, तो कांच है तो क्या होगा, कांच है तो ये अक्रिस्टलीय ठोस है, और अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं, और समदैशिक का मतलब होता है कि सभी दिशाओं में भौतिक गुण का मान समान होगा, तो यहाँ पे सभी दिशाओं में समान होगा अपवर्तनांक। निम्न में से कौन सा नेटवर्क ठोस है, यानी सहसंयोजक ठोस, तो देखो हीरा जो है हमारा सहसंयोजक ठोस है। कि उपस्थिति के कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, मैंने बताया है कई बार। किसी शुद्ध क्रिस्टल में जालक स्थान को किसके द्वारा नहीं भरा जा सकता है, शुद्ध क्रिस्टल है तो इसमें आप इलेक्ट्रॉन नहीं ऐड कर सकते हो, ठीक है। ग्रेफाइट को, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, सिंपल सी ये सिलिकॉन जर्मेनियम का बात कर रहा है यहाँ पे, कि जब शुद्ध है तो क्या करेंगे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलाते हैं तो अशुद्धि दोष आ जाता है उसमें, तो इलेक्ट्रॉन नहीं ऐड करेंगे। ग्रेफाइट को रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, तो ग्रेफाइट को हम लोग चालक ठोस कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। नेटवर्क ठोस यानी सहसंयोजक ठोस ग्रेफाइट होता है, सहसंयोजी ठोस होता है, आयनिक ठोस नहीं होता है ग्रेफाइट, तो इसका आंसर होगा डी। पी प्रकार के अर्धचालकों द्वारा अर्जित आवेश के बारे में निम्न में से कौन सी बात सही है, तो देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन से याद रखना निगेटिव टाइप और पी से याद रखना पॉजिटिव टाइप, ठीक है। तो पी प्रकार के अर्धचालक पे पॉजिटिव यानी धनात्मक आवेश होगा। नेक्स्ट है अंतः केंद्रित घनीय व्यवस्था में रिक्त स्थान का प्रतिशत है, तो चलो पूरा देख लेते हैं हम लोग। सिंपल क्यूबिक यानी सरल इकाई सेल में बताया था मैंने आपको कि 52.4% होता है निविड संकुलन, ठीक है। वही मैंने BCC में बताया था कि 68% होता है, और FCC में संकुलन क्षमता कितना होता है, 74% होता है, ठीक है। तो ये तो भरा हुआ भाग हुआ, खाली कितना हुआ, तो इसमें 47.6% हो जाएगा, इसमें 32% हो जाएगा,
और इसमें 26% हो जाएगा खाली स्थान। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अंतः केंद्रित यानी BCC में खाली स्थान कितना होगा, तो BCC में होगा बच्चों 32%। ये आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में। द्विविमीय वर्ग निविड संकुलित संरचना में समन्वय संख्या कितनी होती है? द्विविमीय वर्गीय यानी 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो 2 डायमेंशनल स्क्वायर में होता क्या है कि गोला के आमने सामने गोला होते हैं, इस तरह से होता है ना, एक दूसरे से टच में रहते हैं सारे गोला। तो एक गोला जो होता है अन्य 4 के साथ संपर्क में रहता है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो बच्चों पसंद आए तो लाइक करना, और इस सीरीज में इतना ही। अब सॉलिड स्टेट का सेकेंड पार्ट लेकर हम आएंगे, उसमें कुछ और क्वेश्चन करेंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।